Let me know once you can see my screen. Yes, ma'am. Acha, so now, before I start, I want to just have some sort of, gist from all of you, like a kind of summary of what we have covered so far. Who would like to explain? Tanvir, would you like to explain to me? Ma'am, I was not present in the last class. Okay. Who else? Nancy, Yes, ma'am. would you like to give a kind of summary? And it's not about only last class, Tanvir. Like, I mean, we're trying to wrap up whatever we have covered so far. Any topic which you want to speak about, so that we have a warm-up kind of session. Ma'am, we have covered what is management, functions of management, different definitions of management given by Coates and Henry, the principles of management, 14 principles of management given by Taylor. Very good. And the tips for being a good manager. And the patient expectation from the hospital staff. Very good. We have covered 9 points in that. Very nice. We have covered what is coordination, internal coordination and external coordination. Okay. We have also covered motivation. Yes, ma'am. XYZ theory. Two-factor theory, XY theory, and Maslow's, right? Yes, ma'am. Then we have also covered types of leadership. We have covered trait theory also, span of control also. Yes, ma'am. Good. Okay. Controlling was not covered, right? Yes, ma'am. कोऑर्डिनेशन यहाँ से कर लिया था हम लोगों ने. Yes, ma'am. We did it. Internal, external, we have covered, correct? Yes, ma'am. So next topic that we are going to start is control. Okay. So control is what? It's a part of management functions. So what all management functions we have covered so far? Planning, organizing, staffing, directing, right? So अब कंट्रोल की बारी आ रही है. तो कंट्रोल क्या है और कंट्रोल की क्या जरूरत है? What is control? होता है Ma'am, to direct someone. To direct someone. So फिर डायरेक्शन क्या हुआ? If control is to direct, then what is direction? किसी काम को अच्छे से करवाने के लिए तो कंट्रोल होना जरूरी. अच्छा, किसी काम को अच्छे से कराने के लिए कंट्रोल होना जरूरी है. तो काम को अच्छा कैसा करा? कैसे करा? मैम, फॉर एग्जांपल टू होल्ड द वर्क, हम अगर जैसे कुछ एम्प्लॉय हैं और एक कोऑर्डिनेटर है, ठीक है, एम्प्लॉय वर्क तब भी करेंगे कि अगर कंट्रोल नहीं होगा, बट अगर कंट्रोल होगा तो एक सिस्टम के लिए करेंगे, एक अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगे. वर्क तब भी होगा मैम, बट उस तरीके से नहीं हो पाएगा जो कंट्रोल होगा. टाइम पे नहीं हो पाएगा. टाइम पे करवाने के लिए. तो आपको कैसे पता कि टाइम पे हो रहा है या नहीं हो रहा? मैम वो तो कोऑर्डिनेटर मैम जब वो उस पर नजर व्यू करेगा
हम सब कोऑर्डिनेटर किस पे नजर करेगा? हम जो नीचे वर्क कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कहा मैम, हम्म, तो हम उसके टाइम पे करवाने के लिए आप सही चल रहे किसी हो, बस एक लाइन मिसिंग है, एक वर्ड मिसिंग है। वो किस पे नजर करेगा और फिर पता चलेगा अरे भाई टाइम से काम नहीं हो रहा? हम जो नीचे एम्प्लॉय होंगे, एम्प्लॉयज को कह दोगे कि काम हो रहा है नहीं हो रहा? मैम, या टारगेट एग्जैक्टली, टारगेट जो आपका पैरामीटर सेट है, भाई टाइम का पैरामीटर सेट है, 2 बजे तक ये काम हो जाना चाहिए था, 2 बजे तक वो काम नहीं हुआ, देन ऑल्सो वी आर सेइंग ना कि भाई काम नहीं हुआ, या टारगेट अगर हमारा टारगेट था कि 2 बजे तक काम हो जाना चाहिए था, और या 2 बजे तक काम होने का मतलब है 1:30 बजे तक हमारा 80% काम कंप्लीट हो जाना चाहिए था। If that is not completed till 1:30, and probably if you see that 50% of work is lagging, तो वहीं पर आप पुश करना शुरू कर देते हो ना, भाई सिर्फ आधा घंटा रह गया, हमें कंप्लीट कराना है, हुआ नहीं। Getting my point? यस मैम। So your target, your parameter is the base. अब वो पैरामीटर आपका कहाँ से आता है? सोचो। मैम प्लानिंग से। प्लानिंग से, वेरी गुड, क्योंकि प्लानिंग में आप डिफाइन करते हो कि क्या करने जा रहे हो, क्या करोगे, करेक्ट? तो कंट्रोलिंग जो फंक्शन है, दैट इज व्हाई इट इज अ लास्ट फंक्शन एंड इट इज इम्पैक्टेड बाय ऑल द फंक्शंस। उन सबका जो कहते हैं ना, पूरा जो जिस्ट है, जो पूरा निचोड़ है निकल के, वो कंट्रोलिंग में आ जाता है, क्योंकि कंट्रोलिंग में समझ में आ जाता है कि भाई काम सही से हो रहा है नहीं हो रहा, काम को हम लोग बिल्कुल कहीं कुछ मिस तो नहीं कर रहे, करेक्ट? एंड in case we see that even after putting a lot of efforts, even after investing sweat and blood in the work, we are still not able to reach the targets, इसका मतलब क्या हुआ? भाई पूरी मेरी वर्कफोर्स सिंसियर है, सब मेहनत कर रहे हैं, टाइमली भी हो रहा है, टेक्नोलॉजी भी अपना ली, तब भी हमने जो सोचा था वो पूरा नहीं हो रहा, सारे फैक्टर्स भी पॉजिटिव हैं कुछ, इसका मतलब क्या हुआ? लैक ऑफ कंट्रोल। लैक ऑफ कंट्रोल। हम कह रहे हैं कि हमने ये भी देख लिया कि लैक ऑफ कंट्रोल नहीं है, हम स्टार्टिंग से पूरा कोऑर्डिनेट करके चल रहे थे, कंट्रोलिंग करके चल रहे थे, और हम एक एक मिनट हम लोगों ने पूरा मेजर किया है, बट स्टिल एट द एंड हमें हमारा जो काम हम जो 100% मान के चल रहे थे, इट्स ओनली 80% दैट वी हैव कवर्ड। सो व्हाट इज द कंक्लूजन आउट ऑफ इट? प्लानिंग नॉट बी परफेक्ट। कम अगेन। मैम प्लानिंग परफेक्ट नहीं। प्लानिंग परफेक्ट नहीं थी, वेरी गुड हसन, वेरी नाइस, एक्सीलेंट आंसर। तो प्लानिंग हमारी कमजोर थी, इसका मतलब ये है जो हमने टारगेट्स डिफाइन किए थे, जो हमने टारगेट सोचे थे, वो रियलिस्टिक नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? बट इस पॉइंट पे आना, अब जैसे फॉर एग्जांपल आप हॉस्पिटल मैनेज कर रहे हो, और इस पॉइंट पे सबको कन्विंस करना कि जो प्लानिंग है वो रियलिस्टिक नहीं है, उसके लिए है आपको बहुत ही स्मार्टली हर चीज को मेजर करते हुए चलना होता है। बिकॉज मैनेजमेंट के पास जाते हैं, अरे ये कि भाई ये चीज फीजिबल नहीं है, मैनेजमेंट बोलती है क्या फीजिबल नहीं है, तुम लोगों से नहीं हो रहा, दुनिया में सब करते हैं, दूसरे हॉस्पिटल्स में हो रहा है। तो आप दूसरे हॉस्पिटल्स का डेटा भी लेके, कंपैरेटिव एनालिसिस भी लेके उनको शो करोगे दैट सी दिस इज समथिंग व्हिच इज नॉट येट डन एनीवेयर, एंड इफ यू आर एक्सपेक्टिंग अस आल्सो टू डू, देन आपको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, या तो आपको वर्कफोर्स बढ़ानी पड़ेगी, भाई लोग बढ़ाने पड़ेंगे, या फिर आपको टेक्नोलॉजी और ऐड करनी पड़ेगी, या दूसरे हॉस्पिटल दूसरे यूनिट में भी थोड़ा काम करवाना पड़ेगा। सो कंसिडरिंग ऑल द फैक्टर्स ऑन द इम्प्रूवमेंट प्लान, we will showcase that to the management, saying that so and so targets are there, and for that so and so additional support is required. ठीक है? अगर मुझे बोल दें कि भैया आप फॉर एग्जांपल मुझे बोल दें कि पूरा सिलेबस ना एक ही क्लास में निपटा दो, फीजिबल है? नो मैम। सो जब फीजिबल नहीं है, इसका मतलब यही हुआ ना कि हम प्लानिंग में फेल्ड है।
ठीक है ना। अब अगर मैं अपनी मैनेजमेंट को बोलती हूँ कि ठीक है आप जो चाह रहे हो वो हम करें, तो फिर आप एक काम करो, आप मुझे सिर्फ कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल के दे दो विच आई वुड ट्राई टू कवर एंड देन रैप अप, बिकॉज आई वुड नॉट बी एबल टू गिव द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन और डिटेल्ड डिस्कशन इन ओनली 2 hours. दैट इज नॉट फीजिबल, हो ही नहीं सकता। या फिर मैं बोलूंगी कि भाई आप मेरे आवर्स बढ़ाओ, अगर एक ही दिन में करवाना है तो लेट्स डू इट फॉर 8 hours 10 hours, तब शायद मैं खत्म करूं थोड़ा। आया समझ? थोड़ा सा कंट्रोल के बारे में समझ में आया? Yes, ma'am. ओके गुड। So let's start now. Control क्या है? Control is the process by which managers ensure that performance is in conformity with the plans and goals. कि जो हमने प्लान किया था, जो हमारे गोल्स थे, उसकी कंफर्मिटी के हिसाब से हमारे कंट्रोल कंट्रोल चल रहा है, हमारा काम चल रहा है। ठीक है। फिर कंट्रोलिंग एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट रेफर्स टू द, अब हम एग्जैक्टली कंट्रोलिंग में करते क्या है? हमने पहले बोला कि कंट्रोल एक ऐसा फंक्शन है, प्रोसेस है जहां से हमें कंफर्मिटी मिलती है कि भाई हम अपने प्लान्स के हिसाब से चल रहे हैं। लेकिन उसको करने का तरीका क्या है कि हम लोग पहले will evaluate the actual performance of the work against the planned or standard performance and take in the corrective action. ये तीन चीजें इसके अंदर आ गई इसी लाइन के अंदर। देखो, पहले हमने इवेल्युएट किया एक्चुअल परफॉर्मेंस को, फिर उसके बाद हमने उसको मेजर किया। ठीक है, मतलब पहले अपना काम देखा कितना हुआ हमारा काम, उसको एक्चुअल जो हमारे एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस थी, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, उसके साथ हमने उसको इवेल्युएट किया, और फिर हमने देखा कि हम पीछे हैं या हम आगे हैं या जो भी है, उसके हिसाब से अगर कोई करेक्टिव एक्शन बन रहा है तो उसको फटाफट से एक्शन ले लिया। तो जब भी अगर मैनेजमेंट की बात करें हॉस्पिटल्स के अंदर, कंट्रोलिंग बहुत साथ साथ शुरू हो जाती है। जैसे ही एग्जीक्यूशन में आया काम, वैसे ही कंट्रोलिंग स्टार्ट हो जाती है। हम वेट नहीं करते कि पूरा काम हो जाएगा, हम फिर मेजर करेंगे और हम फिर देखेंगे कि हमने सही किया या नहीं किया, हम पूरा कर पाए या नहीं कर पाए। नहीं, नाउ सिंस वी आर in 21st century, we have to be very proactive, we have to be extra cautious. Why? Because हमारे रिसोर्सेज यूटिलाइज हो रहे हैं, हमारा टाइम यूटिलाइज हो रहा है, हमारे लोग यूटिलाइज हो रहे हैं, हमारा पैसा यूटिलाइज हो रहा है। So all your investments has to be very I mean utilize with the optimum advantage. वो तभी हो सकता है जब आप उसके ऊपर एक वॉच रखो। देखो, बहुत सिंपल सी बात है, हम लोग भी अपना कहीं जब पैसा लगाते हैं बड़ा सोच सोच के ध्यान से लगाते हैं ना, और उसका धीरे धीरे आउटपुट देखते रहते हैं कि आ रहा है नहीं आ रहा है ना। करेक्ट है? करेक्ट है इनकरेक्ट है? मैम करेक्ट। करेक्ट है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप लोग क्लासेस में कंट्रोल रख रहे हो कुछ? हाँ, क्लासेस में कंट्रोल यस मैम। क्लास का कंट्रोल कैसे चल रहा है? कोई कर रहा है क्लास को कंट्रोल? एनीबॉडी? Is anyone working on that? You are controlling the class. I'm controlling the class, but if I ask you people also to keep a control and apply these function, how are you going to do it? Yeah, like we waited for 5 minutes for other students to come. So that is one kind of control. Okay. And any other input from anybody? Nancy? If I ask you to keep a control on the class, or if I ask you, let's execute this function controlling, how are you going to do it? What are things you'll do? Ma'am, like we can add some more options in controlling the class, like we can add whiteboard to explain something in detail. Okay. No, that is your input, right? Yes, ma'am. But if I ask you control, think, guys, think.
क्योंकि अगर ये कंट्रोल वाला फंक्शन आपको ऐसे क्लियर हो जाता है तो जब आपके अगर फॉर एग्जांपल एमसीक्यूज भी आते हैं तो यू विल बी एबल टू क्रैक इट क्विकली. सो इट्स गुड एमसीक्यूज वाला पैटर्न. आई रियली लाइक इट बिकॉज वहां पर आपका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो जाता है. सो थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव कि आप क्लास कंट्रोलर बन गए हो. I am just a teacher. I am giving the lectures. You are controlling. So you have to do 3 things, which I have said in the second line. Read second line again and this one. And then think from control aspect. Tanveer, Hassan. Then we can check like which students are coming on time and which students are not. Good. And मैम क्लास का साइलेंट रखना. क्या करना है? क्लास को साइलेंट है मैम. एक हाँ, स्मूथली वे में लेके चलना. वो पे ठीक है. कंट्रोल में. क्लास का एनवायरनमेंट मेंटेन करके रखना है. और और हम लोग मिस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट चीज. स्टूडेंट्स को साइलेंट करना. सब सारा डंडा स्टूडेंट्स के पीछे लगा दिया बच्चों ने. हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस कर रहे हैं. यही चीज हॉस्पिटल में भी अप्लाई होगी जो अभी क्लास से हम सीख रहे हैं. ये तो हम जो आप इनपुट दे रहे हो दैट इज टू create an environment keeping people silent, ensuring the attendance is there, and in case we have some missing students, we can wait for them for 5 minutes as we have done in the today's class. But what else? think from management. सोच के देखो कि आप एक इंस्टीट्यूट चला रहे हो, आपका पैसा लग रहा है, आपने बोला है सुमन को क्लास लेने के लिए. तो कमिंग ऑन द टाइम मैम. Coming on the time. Okay. ये भी एक चेक पॉइंट हुआ. चलो हमारा एक चेक पॉइंट. हम फिर भी इम्पोर्टेंट चीज भूल रहे हैं. सोचो सोचो सोचो. दिमाग के घोड़े बढ़ाओ फटाफट. मैम क्लास की ड्यूरेशन भी तो मतलब आ जाएगी इसमें. जितनी से शेड्यूल्ड हुई थी, जैसे 2 आवर्स की मतलब शेड्यूल की हुई है क्लास, और जैसे कम हुई है तो वो भी इंक्लूड हो जाएगा ना इसमें. मतलब उतनी ही होनी चाहिए ना. जैसे 2 आवर्स की है तो होनी उतनी चाहिए. अगर कम होगी तो. ओके ठीक है. ये वैसे कवर कर लिया हमने. इम्पोर्टेंट पार्ट अभी भी हम लोग मिस कर रहे हैं. Ma'am, those who have missed the previous classes, summarize the topics for them we have learned in the previous, or those who have bad internet connection,
ओके, ये तो वो रहे कि क्या क्या इश्यूज हैं, कि स्टूडेंट्स आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, कंटेंट सही चल रहा है नहीं चल रहा। चलो अभी मैं बताऊं, फिर सब बोलेंगे अरे वी मिस दिस पॉइंट। भाई क्लास के अंदर जो क्लासेस में चल रहा है, आर वी एबल टू कवर द सिलेबस, आर वी कवरिंग द राइट कंटेंट? ये सारी चीजें करने का पर्पस भाई स्टूडेंट्स का टाइम नहीं आना, इंटरनेट क्लास शेड्यूल करना, ये सब करना, इसलिए टू कवर द सिलेबस, मेक द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड, कंसेप्चुअली समझ में आना, एग्जाम के लिए बच्चे तैयार होना, that is the objective of the class. Am I correct? Yes, ma'am. भाई 2 घंटे तो हम देखने हैं, 2 घंटे भी लगा रहे हैं, हम बच्चे भी बैठे हुए हैं, टीचर भी है, इंटरनेट भी है, लैपटॉप भी चल रहा है, और बातें भी चल रही हैं क्लासेस के अंदर, पर आर वी अलाइन टू व्हाट वी आर इंटेंट टू? तो वो जो भी आपके क्लास कोऑर्डिनेटर्स हैं या मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उनको देखना होगा कि भाई है एज पर एक्सपेक्टेशन है या नहीं। गेटिंग माय पॉइंट? हेलो? Yes, ma'am. ओके, अच्छा मेरे को ना अभी बीच बीच में ये दिखा रहा है योर इंटरनेट इज अनस्टेबल करके मैसेज आ रहा है, सो इन केस आई मिस्ड आउट और लाइक इफ आई एम स्पीकिंग एंड यू गाइस आर नॉट एबल टू हियर, मुझे मैसेज डाल देना एक, ठीक है? Ma'am, your voice is slightly breaking. आई एम स्लाइटली Your voice is slightly breaking. ब्रेकिंग, आई थिंक बिकॉज ऑफ द इंटरनेट। बेटर? Yes, sir. Okay, because I've increased the volume to 100%. Okay, now, so यहाँ तक हमने जब बात करी कि हम करेक्टिव एक्शन लेंगे, तो इसका मतलब ये है कि जो प्लानिंग और कंट्रोलिंग है, ये दोनों बहुत क्लोज फंक्शन है, दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, राइट? बिकॉज कंट्रोलिंग डिपेंड्स ऑन प्लानिंग, क्योंकि प्लानिंग हमें टारगेट प्रोवाइड देता है, और कंट्रोलिंग के ऊपर आपकी प्लानिंग की शॉर्टकमिंग्स इंप्रूव होती हैं, राइट? सो इट गोज हैंड इन हैंड, ठीक है? आया समझ? Yes, ma'am. ओके, नाउ लेट्स सी द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, कि पूरा प्रोसेस होता क्या है, वही जो हम लोग अभी बात करी हम लोगों ने। सबसे पहले विल establish the standards. Nancy, can you read this first point for all of us? Sure, ma'am. Yeah. The process of control consists of various steps. First, establishment of standards. Setting standard is the first requirement of control. Standards arise out of plans and provide the basis of comparison. There can be different types of standards. Example, number of units to be produced per hour, cost of production per unit, permissible quantity of scrap and wastage per day, quality of the products, and so on. As far as possible, the standards should be laid down in quantitative terms. A quantitative standard provides a concrete measure and helps in comparison. It is equally important that the standards fixed and realistic and attainable, neither too high nor very low. If these are too high, employees will be discouraged. On the other hand, if these are too low, the organization will operate at a lower efficiency level, leading to higher cost. When standards may not be achieved fully, a range of tolerable deviations should also be fixed. This can be expressed
in terms of minimum and maximum limits. Performance within the permissible range may not require any corrective action. Thank you, Nancy. Okay, so what it says? So standard arise out of plans, and planning provide which provides the basis of comparison, and planning provides the improvisation plan. अच्छा, इसमें एक चीज और बताइए कि जब भी हम कोई स्टैंडर्ड को सेट करेंगे in order to evaluate performance, we should ensure that it is in a very quantified way. Means अब जैसे मैं बोलती हूँ कि स्टूडेंट्स अच्छा कर रहे हैं, is it a complete control parameter? या स्टूडेंट बुरा कर रहे हैं, स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, कैसे इवैल्यूएट करोगे? कैसे इवैल्यूएट करोगे? Through exams. Through exams. So that means you have a quantified number. If that is achieved, students are doing this. If that is achieved, students are in this. So, for example, if it is 30%, 40%, my student is an average student. If it is 70%, distinctive. It is distinction आपका जो 70-75 पे रहता है. And if it is like 90, so student is above average, student is performing well. When it goes to above 95, extremely well, extremely good student. So although numbers are not the only way to judge a student, because student, once get into professional world, they also have a lot of other parameters to explore. So I'm just asking about the evaluation in terms of the marks performance. So for that we have a quantified number which will define the category. ठीक है, इसी तरह से जब हम हॉस्पिटल्स में बात करेंगे या हॉस्पिटल्स जो ज्वाइन करेंगे, there also will have to have a quantified number which will be the part of evaluation process. Clear guys? Yes ma'am. क्लियर है ना? गुड. अच्छा, बोल रहे हैं कि कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे हम करेक्टिव एक्शन की बात कर रहे हैं कि जरूरी नहीं है हमें करेक्टिव एक्शन लेना पड़े. कभी कभी जो छोटे छोटे वेरिएंसेस आते हैं अगर, या छोटे छोटे चेंजेस दिखते हैं, तो उसमें हमें करेक्टिव एक्शन नहीं भी लेने की जरूरत होती. ठीक है. सो इसके लिए भी जब आप हॉस्पिटल को, क्योंकि एज अ हॉस्पिटल जब आप बड़ा हॉस्पिटल मैनेज करते हो या कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करते हो, करेक्टिव एक्शन लेना भी एक बहुत बड़ा सा टास्क हो जाता है. Because you'll have to bring a change, you'll have to bring a movement in the current process, in the current procedures. Correct? अब जैसे आप बोलते हो कि हॉस्पिटल्स में कोई सर्जरी चलती है, तो उसमें हमने बोला कि 5 नर्सेज अलॉटेड है पूरे प्रोसीजर के अंदर, पर हमें लगा नहीं 7 नर्सेज अलॉटेड होनी चाहिए, या हमें लग रहा है कि 5 ज्यादा है, हमें 1 कम करनी चाहिए. तो 1 कम करना या 2 बढ़ाना जो भी है, अगर आप पर प्रोसीजर लेके चलोगे तो इट कम्स अराउंड टू 10 to 20 nurses, or maybe 100 nurses, or maybe 50 nurses, depends on the level of organization. अब उतनी नर्सेस को कम या ज्यादा करने में मॉनिटरी इम्पैक्ट आएगा, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आएगा, एक इंफॉर्मेशन जो फ्लो करेगी मार्केट के अंदर और या हॉस्पिटल के अंदर, जो एक मैसेज कम्युनिकेट होगा वो पॉजिटिव है नेगेटिव, उस पर इम्पैक्ट आएगा. करेक्ट? ओवरऑल गुडविल पे इम्पैक्ट आएगा. तो आप समझ रहे हो, एक छोटा सा स्टेप कैन ब्रिंग लॉट ऑफ चेंज, कैन ब्रिंग लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑन दी गुडविल, इमेज, हॉस्पिटल, माइंडसेट, इवन द एम्प्लॉयज, राइट? एंड इट विल लीड, ऐसा भी हो सकता है कि लोग छोड़ के हमारी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के दूसरी ऑर्गेनाइजेशन, भाई ये लोग तो कभी इस डिपार्टमेंट से हटा देते हैं, कभी उससे हटा देते हैं, कभी ये कर देते हैं, कभी कहते हैं कि ज्यादा काम करो, तो इनके पास कोई इनकी काम करने का स्टेबिलिटी या प्रोसीजर है ही नहीं. ठीक है. तो ऐसे केसेस को ना, ऐसे सिचुएशन ना आए, इसीलिए जब हम चेंजेस की बात करते हैं या कंट्रोलिंग फैक्टर्स को इम्प्रूवमेंट्स की बात करते हैं, मेजरमेंट्स की बात करते हैं, प्लानिंग में चेंज लाने की बात करते हैं, देन इट शुड ओनली बी डन व्हेन यू हैव द big gaps, or when you have the gaps wherein it's a bell, it's a ring to bring the change. ठीक है. तो कभी क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि भाई
हमें परफॉर्मेंस में चेंजेस या प्लानिंग में चेंजेस क्या हर बार करनी होगी कंट्रोलिंग फैक्टर की वजह से? उसके अगर पैरामीटर्स मिल जाते हैं कि सस्टेनेबल लेवल पे चल रहा है, कम गैप्स है, ज्यादा गैप्स हैं, कोई गैप्स नहीं है, तो ज्यादा गैप्स पे बात करेंगे हम लोग। कम गैप्स में कई बार हम लोग चेंज ना लाके भी एक छोटी सी काउंसलिंग या छोटा सा मीटिंग या छोटी सी कॉन्फ्रेंस करके भी रिजॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर है गाइस? हेलो, Yes, ma'am. ना या ना? Yes, ma'am. यस, ऑल क्लियर? No, ma'am. नो मैम, नथिंग क्लियर? Ma'am, clear. क्लियर, ओके, गुड। हसन, क्लियर है ना, समझ में आ रहा है? यस मैम। ओके, गुड। अच्छा, दूसरा हम लोग पॉइंट बोलते हैं, फटाफट से इसको ना रीड कर लेते हैं जल्दी से। तनवीर रीड करें फटाफट, मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, जल्दी से। एक Measurement of performance. रीड बोथ द पॉइंट, सेकंड एंड थर्ड बोथ। Sorry, ma'am. Read second and third both points. Okay, okay. Ma'am. Measurement of performance. Standards stabilized. The next step to measure the performance at regular intervals. Measurement is not difficult in case of physical operations. Example: units produced, cost incurred, time spent, etc. As these can be easily measured. Performance can be measured by observations, inspection, and reporting. Generally, at lower levels, detailed control is exercised at frequent intervals on the basis of observation and inspection. For high levels of management, reports are prepared at regular intervals. Performance should be measured as early as possible so that if a corrective action is called for, it may be taken on time. Comparison of performance with standards. The next step in control process is comparison of actual performance against the standard. In case of standards set are well defined and can be measured objectively, comparison becomes very simple. But in case of activities where it is difficult to develop measurable quantitative standards, the measurement and appraisal of performance becomes difficult. Comparison of actual and standard performance may lead to three possible outcomes. Actual performance may be equal to, ma'am, the screen disappeared. Hello? Sorry guys, sorry, that was a mistake. Yeah. Actual performance may be equal to more than less than the standard. If actual performance is equal to the standard, managers need not take any action, but where corrective action becomes necessary. The manager should ascertain whether these deviations are within permissible range or outside it. Corrective action becomes necessary only for deviations which fall outside the permissible range. Correct. So, thank you, Tanvi. Now, so when second, like first we said, like we have to have the standards in a very quantified manner so that we can compare the performance. Now, second is like measurement of performance. Obviously, जब हमने standards तैयार कर लिए, अब हम measure करेंगे, अब हम compare करेंगे, अब हम चेक करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे कि भाई हमने जो एक्सपेक्ट किया था या जो हमने पैरामीटर्स डिफाइन किए हैं उसके हिसाब से हमारी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। मतलब वी विल उसके लिए पहले स्टैंडर्ड्स तैयार किए, फिर अब परफॉर्मेंस को मेजर किया। लाइक फॉर एग्जांपल, आपने सोचा कि भाई 4 नर्सिस को हम एक प्रोसीजर में लगा रहे हैं, ठीक है, किसी भी सर्जरी में डॉक्टर के साथ 4 नर्सिस को हेल्प में लगा रहे हैं ना। उन 4 नर्सिस के साथ जब काम हो गया तो अब हम काम को इवैल्यूएट कर रहे हैं, परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर रहे हैं। और परफॉर्मेंस की इवैल्यूएशन जो है हम कैसे कैसे कर सकते हैं, हम ऑब्जर्वेशन से, इंस्पेक्शन से, रिपोर्टिंग से। ये काइंड ऑफ मेथोडोलॉजी है, ये काइंड ऑफ वेज हैं जिससे हम परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू कंपैरिजन ऑफ परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स, सो नेक्स्ट स्टेप वुड बी, now once you have the standards defined, once you have the performance, now you will do the
comparison, you'll see whether the actual performance is going as per the expected performance. अब उसके लिए भी हम लोगों को क्या करना है कि उनके जो परफॉर्मेंस है उनको इवैल्यूएट करके क्वांटिफाइड वे में रखना है और उसको फिर कंपेयर करना है. जैसे अगर हम कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ आवर्स, कितने आवर्स लगे, 2 आवर्स, हमारा एक्सपेक्टेड कितना 1.5 आवर्स, फिर हम देखेंगे कि ज्यादा है या कम है. ठीक है. अच्छा, उसके बाद जो भी डेविएशंस आते हैं, यानी कि जो भी हमारे डिफरेंसेस आते हैं या फर्क आता है जो भी एक्सपेक्टेशंस में, हमें वो भी देखना पड़ेगा कि भाई ये परमिसेबल रेंज में है या आउटसाइड परमिसेबल रेंज में. हमने जैसे बात करी थी कि क्योंकि हमें अगर कोई भी करेक्टिव एक्शन भी लेना है, चेंज भी लाना है, तो वो तब होगा जब सारी चीजें हमारी और भी अलाइन होगी. हॉस्पिटल के अंदर हमारे लोग अलाइन होंगे, रिसोर्सेज अलाइन होंगे, पैसा अलाइन होगा, टाइम अलाइन होगा. तो क्योंकि मैंने बताया ना, छोटी से छोटा चेंज लाने में जब आप मैनेजमेंट लेवल पे पहुंच जाओगे, जब आप स्ट्रेटजीज बनाओगे, चैलेंजेस को फेस करोगे, then in order to bring a small change, you'll have to have a very strong understanding of all the functions. You'll have to have a very good command over people, your management, your top executives. Then only you can bring a change in the organization. उसके बाद कहते हैं कि हमने जब कंपेयर किया, फिर देखा हमने कि हमारी जो डिफरेंस आ रहा है वो विद इन रेंज है, विद इन परमिसेबल रेंज है, या क्योंकि ऑब्वियसली ये तो ऑब्वियस बात है, हम सबको पता है कि जब हम when you handle human beings, तब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फर्क आता है. हमने माना कि 4 नर्सेज मिलके हमें इतने घंटे लगाएंगे, हो सकता है उसमें एक बीमार पड़ जाए, और बीमार पड़ने की वजह से 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे का डिफरेंस आ रहा हो. वो 4 घंटे का डिफरेंस इज परमिसेबल, राइट. एंड वो हमने एट द टाइम ऑफ प्लानिंग ऑल्सो हमने पहले से डिफाइन कर लिया था कि हाँ ये हो सकता है. ठीक है. तो वो 4 घंटे का डिफरेंस आया भी है, तो हमें बहुत ज्यादा शोर मचाने की जरूरत नहीं. पर हम देख रहे हैं 14 घंटे का डिफरेंस आ रहा है, 10 घंटे का डिफरेंस आ रहा है, देन इट्स अ अलार्मिंग स्टेटमेंट फॉर अस. वी नीड टू टेक एन एक्शन. चलो, लास्ट 2 पॉइंट्स कौन रीड करेगा फटाफट से, क्विकली कौन करेगा जल्दी से? हासिल. यस मैम. हाँ, लास्ट 2 पॉइंट्स क्विकली पढ़ेंगे. Okay. Stating the reason for deviation. Before taking any corrective action, manager should try to ascertain the reason for occurrence of deviation. The fault may be that standard fixed were unattainable, rather than the subordinate efficiency. Again, the deviation might have been caused by the nature of instruction issued by the manager, rather than due to subordinate mistake. Hence, it is essential that the reason which caused the deviation be ascertained to determine the appropriate corrective action. Taking corrective action. Once the cause for deviation become known, the next step is go in for corrective action, which may involve revision of standard, changing the method of selecting and training of worker, or providing better motivation. As stated earlier, manager should be constant only on major deviation. The minor deviation, that is deviation within permissible range, should not to be cause of anxiety. The verification of deviation from the standard should be undertaken permanently so that further losses are avoided. So once you do the comparison, you'll find out भाई reasons क्या थे deviations के. ठीक है. और जो भी हम लोग के फॉल्ट रहे हैं, मे बी दैट द स्टैंडर्ड्स फिक्स पर हम अनअटेबल, जो हम लोगों ने बात की, हो सकता है हमारे जो प्लान्स है वो ही रियलिस्टिक नहीं थे, तो इसलिए हमारे ये इश्यूज आ रहे हैं या हमारे गैप्स आ रहे हैं. इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम लोग पहले डिटरमाइन करें कि हमें फटाफट से क्या करेक्टिव एक्शन लेना है. उसके बाद हम लेंगे करेक्टिव एक्शन. इसमें हम लोग ये देखेंगे कि क्या हमें स्टैंडर्ड्स को चेंज करना है, क्या अपने काम के तरीकों को चेंज करना है, क्या हमें कुछ ट्रेनिंग्स करवानी है, या फिर हम लोगों को अपने प्लान्स को ही पूरी तरह से चेंज करना है.
depending on the differences that we have, we'll have to take the corrective action. और मैंने जब भी बताया कि permissible range और non permissible range हम पहले से डिफाइन करेंगे कि भाई ये permissible range में आ रहा है तो ठीक है, क्योंकि देखो जब भी आपको deviations मिलेंगे, जब भी gaps मिलते हैं तो obviously एक एंजाइटी खड़ी हो जाती है, एक पैनिक क्रिएट हो जाता है कि भाई हम क्यों नहीं कर पा रहे, क्यों मारा है ये गैप, राइट? नाउ फॉर दैट गैप, फॉर दैट एंजाइटी, ऑब्वियसली एक स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा, रिसोर्सेस परेशान हो जाएंगे, हमारी सिस्टम में प्रोसीजर्स में चेंज आएगा, तो एक काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है। तो ऑब्वियसली वो सब चीजें क्रिएट ना हो, इसलिए हम लोग पहले से डिफाइन कर देते हैं कि ये परमिसिबल रेंज है या नॉन परमिसिबल रेंज है। परमिसिबल रेंज तक हमें लगता है कि इतने गैप्स आ रहे हैं, कोई बात नहीं, इससे हमारी मेजरली हमारी परफॉर्मेंस पे या हमारे जो भी आउटपुट है, ऑब्जेक्टिव है, उस पर इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन हमारे पास अगर हम देखते हैं कि गैप्स बहुत ज्यादा आ रहा है, देन इन दैट केस विल हैव टू वर्क ऑन दी करेक्टिव एक्शन। ठीक है, क्लियर हुआ सबको ये? गाइस क्लियर? यस मैम। ओके, अच्छा ये ना छोटा सा मतलब छोटा सा टॉपिक है टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल, इसको हम बहुत ज्यादा उसमें नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक्स फिर भी बता देती हूँ। टेक्निक्स क्या क्या रहती हैं कंट्रोल की? एक हमारी ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं जिसमें हम लोग पर्सनली ऑब्जर्व करेंगे, कुछ एग्जांपल्स बनाएंगे प्रोसीजर्स एंड पॉलिसीज को लेके, चार्ट्स बनाएंगे, कुछ डिसिप्लिनरी एक्शन बनाएंगे, रिटन इंस्ट्रक्शंस देंगे, कुछ स्टैटिस्टिकल डेटा बना के उस पर काम करेंगे, लोगों को वो सर्कुलेट भी कराएंगे, कुछ रिकॉर्ड्स बनाएंगे। अच्छा, फिर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हम लोग इवैल्यूएट करेंगे कि हम लोग प्रॉफिट्स में चल रहे हैं, लॉसेस में चल रहे हैं। ऑपरेशनल ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट क्या होता है कि जो आपके काम चल रहे हैं ना, डे टू डे रूटीन, जो भी आपके, चाहे वो किसी भी तरह के ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो इंश्योरेंस की कंपनी हो, तो जो काम होते हैं उसके ऑडिट करवाना, उसके ऑपरेशंस का। ऑपरेशन का मतलब सिर्फ वही नहीं है पेशेंट का जो ऑपरेशन करते हो, नहीं, ऑपरेशन जो बोला जाता है डे टू डे प्रोसीजर्स को, किसी भी तरह का वो ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो वो उसको ऑडिट करवाना। ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है? ब्रेक इवन एनालिसिस कोई बताएगा? ब्रेक इवन एनालिसिस एनीबडी? Well, break-even analysis tells that how many units of product must be sold to cover a fixed cost of production. Very good. Not fixed, it is fixed and variable both. ठीक है, सो ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है? ब्रेक इवन एनालिसिस में हम लोग ये एनालिसिस करते हैं कि किस पॉइंट पे आके हम लोग नो प्रॉफिट नो लॉस तक पहुंच जाएंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी चीज का कोई यूनिट बना रहे हैं, 10 रुपए यूनिट बन रहा है, हमारी कॉस्ट आ रही है 10 रुपए यूनिट, ठीक है, कितने यूनिट बेच दोगे कि 10 यूनिट की कॉस्ट कवर हो जाएगी, उसके बाद जितना भी बेचोगे वो आपका प्रॉफिट होगा? बताओ। 10 INR पर यूनिट की कॉस्ट आपको आ रही है, लागत आपको लग रही है, सब कुछ मिला के, मार्केटिंग सब खर्चा करके 10 रुपए का एक यूनिट पड़ रहा है आपको, तो कितने यूनिट बेचोगे कि जो आपने 10 यूनिट बनाया उसकी कॉस्ट कवर हो जाए? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 1 unit. 1? How? Ma'am, can you repeat the question, please? Okay. My question is, आपको एक यूनिट को बनाने में 10 रुपए लग रहे हैं, ठीक है, आपने 10 यूनिट बना लिए, यानी कि कितनी कॉस्ट खड़ी हो गई? 100. ठीक है, चलो अब आप बेच रहे हो, मैं आपको उसमें और ऐड कर देती हूँ, आप बेच रहे हो उसको 20 रुपीज पर यूनिट, ठीक है,
तो कम से कम कितने यूनिट बेच लोगे कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि 100 रुपए recover? 10 5 यूनिट। या 5 यूनिट 5 यूनिट 5 क्यों 5 यूनिट्स? 5 into 20 करा हमने, 100 आ गया हमारे पास, ठीक है ना। 20 जब 20 रुपए का 1 यूनिट बेच रहे हो यानी कि कम से कम 5 यूनिट बेचोगे तब हमारी कॉस्ट खड़ी होगी। अब 5 यूनिट के बाद जब छठा यूनिट बिकेगा वो आपका क्या होगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट, एंड दैट इज नोन एज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ओके, सो इट मींस जो आपका ब्रेक इवन हम लोग करते हैं ना, ब्रेक इवन एनालिसिस, इट इज टू अंडरस्टैंड कि कितने मिनिमम यूनिट हम लोग सेल कर लें सो दैट हम लोग नो प्रॉफिट नो लॉस पे पहुंचे। और नो प्रॉफिट नो लॉस पे पहुंचेंगे उसके बाद जब जो भी यूनिट बिकेगा बनेगा जो भी है, दैट विल लीड टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो ये भी एक टेक्निक है कंट्रोल की, ठीक है, ठीक है, वो भी एक यूनिट है हमारे कंट्रोल की। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर टू यस मैम। ब्रेक इवन? ओके, नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बजट और बजटरी कंट्रोल। व्हाट इज इट? एनी आइडिया गाइस? Any idea guys? बहुत इजी है अगर आप वर्ड से ही समझने की कोशिश करो। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजट या बजटरी कंट्रोल। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग तो वही मैम, एक किसी चीज की कॉस्ट स्टैंडर्ड रखना कि अगर ये 10 रुपीज का है तो 10 रुपीज का ही सेल करना है। वेरी गुड। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग तो मैम ये होगा। एंड मैम बजटरी बजट कंट्रोल मार्जिन। क्या मैम, जैसे 10 रुपीज से मैम मोस्टली शॉपकीपर मैम 20% का मार्जिन रखते हैं। 20% का मार्जिन किसी भी चीज का मैम, अगर क्रॉकरी की शॉप है, क्लॉथ की शॉप है, तो मैम वो 20% का मार्जिन का ही प्रॉफिट से बेचते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस। मैम वो बजटरी कंट्रोल। वेरी नाइस, वेरी नाइस, यू वेरी क्लोज। ओके, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है हमारा कि आपने ये मान के चला कि जैसे अभी हसन ने बताया कि अगर हमने मान के चला कि 10 रुपए की कॉस्ट खड़ी होनी चाहिए हम इसको बनाने में, तो 10 ही खड़ी हो। अगर 10 से 11 हो रहा है इसका मतलब, तनवीर अगर 10 से 11 हो जाएगी तो इसका क्या मतलब हुआ? ज्यादा खर्चा हो रहा है। ज्यादा खर्चा हो रहा है, इसका मतलब ये है या तो मेरे प्रोडक्शन के टाइम पर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है ना, या तो वेस्टेज है कहीं, या फिर मेरे प्रोसीजर्स में डिले है, या फिर मेरी जो लेबर है वो ठीक से काम नहीं कर रही, या मेरी मैनेजमेंट ठीक से काम नहीं कर रही। कहीं ना कुछ गैप्स हैं ही, है ना। Yes. तो उस गैप्स को पूरा करने के लिए भी हम लोग ये जो कंट्रोलिंग टेक्निक्स यूज करते हैं, जिसमें हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की बात करते हैं। अच्छा, दूसरा आ जाता है वो बजट या बजटरी कंट्रोल। बजट या बजटरी कंट्रोल बहुत सिंपल है कि जो हमने बजट में डिफाइन किया था कि इतने अमाउंट में इतना काम हो जाएगा, इतने अमाउंट में इतना काम हो जाएगा, इतना टाइम लगेगा, इतने रिसोर्स लगेंगे और हमारा ये आउटपुट आएगा, ठीक है। अगर वो नहीं आता, ठीक है, इसका मतलब हमारे को डेविएशंस मिल रहे हैं। तो डेविएशंस तक पहुंचने के लिए कि भाई इस रीजन की वजह से डेविएशन आ रहे हैं, तो पहले मुझे कंट्रोल लगाना पड़ेगा, विच विल बी योर बजटरी कंट्रोल। क्लियर? यस मैम। ठीक है। अच्छा, ये तो मेरी थी ट्रेडिशनल टेक्निक्स। अब है मेरी मॉडर्न टेक्निक्स। मॉडर्न टेक्निक्स के अंदर सबसे पहले आ जाता है हमारा ROI, विच इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज सिंपल कि भाई जितना पैसा मैंने लगाया है उसके बदले में कितना रेट ऑफ रिटर्न आ रहा है। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए पे 10 रुपए रिटर्न आ रहा है, इसका मतलब कितना परसेंट हो गया?
10%. 10%। कैसे निकाला? कैसे निकाला 10%? गाइस कैसे निकाला 10%? कैलकुलेट करके नहीं मतलब कैसे कैलकुलेट किया? यही तो क्वेश्चन है, फिर कैसे कैलकुलेट किया? हंड्रेड आउट ऑफ 10 मल्टीप्लाई बाई 100 परसेंटेज 10 तो हम निकालते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ, इसका मतलब जो आपका रिटर्न आया, रिटर्न डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। ठीक है। यस मैम। तो जब भी, ये तो हमने छोटा सा एग्जांपल लिया, लेकिन जब हमारे यहाँ पर करोड़ में, लैक्स में, मिलियंस में हमारा कैपिटल लगता है, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो हमारा प्रॉफिट आया और इसके बदले में कितना हमने कैपिटल लगाया था, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, फिर हमें परसेंटेज की फॉर्म में ROI की परसेंटेज मिल जाती है कि भैया जो पैसा लगाया उसका 3% लागत बेनिफिट आ रहा है, या 4% आ रहा है, या 10% आ रहा है, या माइनस में आ रहा है, या आ ही नहीं रहा। ठीक है। तो वो सारी चीजें हम ROI से कैलकुलेट करते हैं, जो कि मॉडर्न टेक्निक्स का पार्ट है कंट्रोल में। ठीक। ओके मैम। ओके, नाउ नेक्स्ट इज जीरो बेस्ड बस्टिंग। ये कौन बताएगा? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। ये कौन बताएगा जीरो बेस्ड बस्टिंग? Developing a new budget every time. न्यू वर्टिकल एज इन? न्यू वर्टिकल एज इन? ओके, जीरो बेस्ड बस्टिंग क्या होती है? जैसे जब भी हम बजट्स बनाते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करो। जब भी हम बजट्स बनाते हैं और बजट्स के साथ कंपेयर करते हैं, और बीच में हम देखते हैं कि ये बहुत डिफरेंसेस आने लगे हैं, वेरिएशंस आ रही हैं, तो हम लोग फिर आगे उसको कंट्रोल करने का, या धीरे 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 फिर से नेक्स्ट स्टेप्स को मेजर करने की बजाय दोबारा से बजट रिवाइंड कर देते हैं, पूरा पूरा सब कुछ जीरो करके फिर जीरो से स्टार्ट करते हैं। आया समझ? Yes मैम। मतलब instead of revising from the middle or at the last, we will go back to zero, start a new budget, create a new budget and start our work from the fresh. That is your zero based busting. मतलब आप सारे पैरामीटर्स को वो कर देते हो। मैम कुछ क्लियर नहीं हुआ। क्लियर नहीं हुआ? यस मैम। क्लियर नहीं हुआ गाइस? दोबारा बोलो। यस मैम। मैम अच्छा। जीरो बेस्ड
अच्छा, जीरो बेस्ड बस्टिंग, जीरो बेस्ड बस्टिंग में क्या होता है? अच्छा चलो मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। जैसे आप ऑलरेडी हॉस्पिटल चला रहे, ठीक है, आपको आपने बीच में ज्वाइन किया एज अ स्ट्रेटेजिक प्लानर, ठीक है हसन। अब क्या हुआ कि हॉस्पिटल चल रहा है, परफॉर्मेंसेस चल रहे हैं, करेक्टिव एक्शन मेजर सारे प्रोसेस कंट्रोलिंग चल रही है। आपने जब ज्वाइन किया, आपने बोला कि जो पुराने बजट्स रहे हैं हम उसको ना कंटिन्यू करके दोबारा से बजट बनाते हैं और उसके हिसाब से दोबारा से प्लानिंग करके परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना शुरू करते हैं। इसका मतलब जो पुराने तरीकों से पहले से बजट्स वगैरह बने हुए थे, आपने उसको बिल्कुल ही इनवैलिड कर दिया। आपने बोला नहीं, वो तरीके और वो इवैल्यूएशन या वो मेजर्स ठीक नहीं है, वी हैव टू चेंज इट। ठीक है, मैम मतलब प्लानिंग चेंज हो रहा है। पूरा प्लानिंग ही चेंज हो जाएगा। फिर पहले वाले जो बजट्स के तरीके हैं, टेक्निक्स है, कंट्रोल्स है, आप उसको हटा के दोबारा से पूरा तैयार कर रहे हैं। सो वो जीरो, बिल्कुल जीरो लेवल पे गया है, जीरो बेस बस्टिंग बोलते हैं इसको। क्लियर हुआ अभी? ओके मैम। ठीक है, जी मैम। अच्छा। ओके, ये जो अब इसका नेक्स्ट आपका जो पर्ट सीपीएम है, पर्ट सीपीएम के अंदर क्या होगा कि ये एक ऑपरेशंस की टेक्निक है, ठीक है, थोड़ा हम इसको इन डिटेल नहीं पढ़ेंगे। पर पर्ट सीपीएम में क्या होता है गाइस, गिव मी अ मोमेंट। हाँ, ओके। सो पर्ट सीपीएम क्या होता है कि पर्ट एंड सीपीएम एक ऐसा टेक्निक है जिससे हम ये देखते हैं कि जो भी मेरा ऑब्जेक्टिव है, जहां तक मुझे पहुंचना है, ठीक है, कैसा ऐसा शॉर्टेस्ट रूट हो जिसमें मैं सारे पॉइंट्स भी कवर करके चलूं और मैं कम से कम टाइम में पहुंच जाऊं। ठीक है, मतलब पर्ट सीपीएम वो बेस्ट टेक्निक होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको नोएडा से दिल्ली ट्रैवल करना है और उसके अंदर आपके 3 हॉस्पिटल्स हैं जिसमें आपको जो आपको मीट करके भी जाना है, जहाँ पे आपकी 3 मीटिंग्स भी हैं जिनमें आपको वहां के वर्कर्स से मिलते हुए जाना है, कोई आपकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है या जो भी आपको कम्युनिकेशन करना है। तो कौन सा रास्ता होगा जिससे आप बेस्ट टाइमलाइन के अंदर और कम ट्रैफिक के साथ तीनों हॉस्पिटल्स को कवर करते हुए अपना दिल्ली पहुंचाओगे। तीनों हॉस्पिटल्स मीन तीनों हॉस्पिटल्स में एक एक मीटिंग जो है 10-10, 15-15, 20-20 मिनट की जो भी आपकी डिफाइंड है आधे घंटे की, वो करके फाइनली दिल्ली घर अपने वापस पहुंच जाओगे। तो वो एक बेस्ट रूट को फाइंड आउट करना, इसी तरह से हम हॉस्पिटल को काम कर रहे हैं, वो एक बेस्ट चैनल, वो एक बेस्ट तरीका जिससे मेरे रिसोर्सेज भी ऑप्टिमम यूटिलाइज हो और मेरा ऑब्जेक्टिव भी मीट हो जाए, उस टेक्निक को फाइंड आउट करना, उस रास्ते को फाइंड आउट करना पर्ट सीपीएम है। ठीक है, ठीक है गाइस? यस मैम। ठीक है, मतलब इसका लॉजिक बेसिकली समझो। ठीक है, चलो आगे बढ़े अब। हसन, shall we move ahead? यस मैम। Okay. And it's clear to everyone, right, Nancy? Yes, ma'am. Okay. हाँ जी, क्लियर है? क्लियर है, गुड। चलो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं मैनेजमेंट एथिक्स को। ये छोटा सा इसको भी कवर कर लेते हैं टॉपिक, क्योंकि इसमें से भी कभी कभी कुछ कुछ आ जाता है। सो बेसिकली एथिक्स क्या होता है? जब भी हम एथिक्स की बात करते हैं,
ये बेसिकली ये है ना कि एक ऐसा डिसिप्लिन जिससे हमें ये डील हो कि भाई सही क्या है गलत क्या है, हम अपनी ऑब्लिगेशंस और मॉरल ड्यूटीज को पूरा कर रहे हो, हमारा बिहेवियर एक सही तरीके में चल रहा हो, हमारे प्रिंसिपल्स फॉलो हो रहे हो, हमारे एक्शंस जो है वो विद इन प्रिस्क्राइब लिमिट हो, हम प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हो रिलेशनशिप और एक्टिविटीज को मैनेज करते हुए, और हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारे मतलब जो हमें ऐसा कोई डिफाइन करके या हमें फोर्सफुली नहीं बोला जा रहा कि ये तुम्हारी सोशल, but still we understand what is our social responsibility. So that comes under management ethics. Management ethics or business ethics is application of ethical principles to business relationship and activities. So when managers assume social responsibility, it is believed that they will do it ethically. That is, they know what is right and wrong. से क्या सही है क्या गलत है ये हमारे मैनेजर्स को पता हो. अब इसकी नीड क्या होगी बिजनेस एथिक्स की? गिव मी अ मोमेंट ना. Okay, now when we say business ethics, what is the need for business ethics? Why do we need? Why it is important? What are the reasons? So business ethics जो है इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? Any idea, guys? Guys, any idea? क्यों जरूरत पड़ेगी? आप जब एक हॉस्पिटल रन करोगे आपसे बोला जाएगा आप एथिकल वे में चलो. क्यों? मैम सो दैट हमारा बिहेवियर अच्छा हो, हमारी कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगी तो हम राइट बिहेव करेंगे, पेशेंट के साथ डील करना और बाकी सबके साथ डील करना. Okay. Okay. So So that there is a certain level of trust हाँ, between the business and its consumers. very good. Very good. और ओके, सो बिजनेस एथिक्स बेसिकली हम लोग जब बात करते हैं कि हमें देखो ये सबको मालूम है कि कोई भी हॉस्पिटल की सीएसआर या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सीएसआर इसलिए भी करती है क्योंकि उनको ये चाहिए कि हम लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर सकें. ठीक है, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को अपने कस्टमर्स की नीड्स को सही टाइम पर सही प्लेस पे सही तरीके से एथिकल वे में पूरा कर सके, उसके बाद हमारा लॉन्ग रन सर्वाइवल हो बिजनेस का, सोशल और जिस सोशल एनवायरनमेंट में हम लोग काम कर रहे हैं वहां पे रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली यूज करें. ठीक है, मॉरली एंड सोशली हम लोग कमिटेड रहे, मतलब हॉस्पिटल या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो कमिटेड रहे टुवर्ड्स सोसाइटी एंड टुवर्ड्स पीपल. और लीगल फ्रेमवर्क भी है कंट्री का जो हमें एनफोर्स करता है कहीं ना कहीं कि आपको एथिकल वेज यूज करने हैं. क्योंकि अगर आप देखोगे कि बहुत सारे लेबर लॉज बने हुए हैं, बहुत सारे कंज्यूमर्स फोरम बने हुए हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना हुआ है. क्यों बना हुआ है? ताकि अगर किसी की कोई कंप्लेन होती है तो लोग उन फोरम्स में जाके अपनी कंप्लेन्स कर सके. तो ऐसा कंप्लेन्स ना हो, इश्यूज ना हो, इसी वजह से ये आपके बिजनेस एथिक्स को फॉलो किया जाता है और लीगल फ्रेमवर्क भी उस तरीके से बना हुआ है. ठीक है,
Now, there are some barriers to management ethics. क्या क्या barriers होते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं चेन ऑफ कमांड कि कई बार क्या है कि हमारे एम्प्लॉयज को पता है कि हमारे मैनेजर जो है वो चेन ऑफ कमांड जो है या एथिकल बिहेवियर जो है नहीं फॉलो कर रहे, तो कई बार वो लोग नहीं भी बताते हैं, लेकिन रिपोर्टिंग नहीं भी करेंगे इस चीज को लेके कि भाई ये अनएथिकल बिहेवियर हो रहा है हमारे मैनेजर्स का हमारे टूवर्ड्स, तब भी आपको जब इश्यूज मिलेंगे तो वो जो है एक आपका जो एथिकल जिसको बोलते हैं ना काम चलना, वो नहीं पाएगा। देन ग्रुप बिहेवियर, कई बार इनफॉर्मल ग्रुप्स बन जाते हैं जो कि कोड ऑफ एथिक्स फॉलो नहीं कर रहे होते, यानी कि ग्रुप मेंबर्स जो है स्ट्रांगली आपस में लॉयल्टी और रिस्पेक्ट फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उनका एथिकल अनएथिकल बिहेवियर है टुवर्ड्स एनी पर्सन और टुवर्ड्स एनी ग्रुप और टुवर्ड्स एनी रिसोर्स, तब भी आपका जो आपकी जो एथिक्स हैं, आपकी जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर है वो फॉलो नहीं होगा। देन वी हैव एम्बिगुअस प्रायोरिटीज। एम्बिगुअस प्रायोरिटीज क्या होती है? क्या होती है एम्बिगुअस प्रायोरिटी? एम्बिगुअस क्या होता है? What do you mean by ambiguity? क्या होती है एम्बिग्यूटी गाइस? कभी सुना है ये बहुत एम्बिगुअस सी सिचुएशन है या इन सब चीजों की वजह से एम्बिग्यूटी मैम खड़ी वो हो तो रही है सब? ओपननेस होता है ना। More than one possible option. नो, हाँ मतलब काइंड ऑफ, बट देन एम्बिगुअस कभी जनरली यूज किया हम लोगों ने एम्बिग्यूटी, एम्बिगुअस? ओपननेस। एम्बिग्यूटी क्या होती है? एम्बिग्यूटी मतलब कि किसी तरह का क्योस क्रिएट करना, कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करना, किसी तरह की अनक्लियर चीजें, एम्बिगुअस चीज, उलझी हुई फंसी हुई, है ना, बस एम्बिगुअस है ये। एम्बिग्यूटी क्रिएट कर रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करता है, कम्बसम लेके आ रहा है इन सब बिहेवियर की वजह से। तो एम्बिग्यूटी में क्या हो जाता है कि जो अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज है ना, वो ही क्लियर नहीं है गोल्स के हिसाब से, तो बोलते थे हम यार बड़ा एम्बिगुअस सी पॉलिसीज हैं, बड़े एम्बिगुअस से प्रोसीजर्स हैं। सो हमारे पास वो एम्बिगुअस प्रायोरिटी अगर रहेंगी तो भी हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट एथिक्स हैं वो प्रॉपर्ली फॉलो नहीं होंगे। तो उसको सुधारने के लिए हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, पॉलिसीज हैं, वो बहुत क्लियर रखनी पड़ेगी। दूसरा, जब behavior of top managers is followed by others in organization, ethical actions of top managers promote ethical behavior throughout the organization. So कह रहे हैं कि अगर ambiguous प्रायोरिटीज को क्लियर करने के लिए हमारे जो मैनेजर्स हैं, हमारे जो टॉप शॉट्स हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनको बहुत क्लियर करना पड़ेगा सारी चीजों को, और वो उनको एथिकली बिहेव करना पड़ेगा। वो एथिकली बिहेव करेंगे तो बाकी सारे भी करेंगे। उसके बाद कह रहे हैं कि किसी तरह के अगर कोई ऑब्जेक्टिव्स में गैप्स आते हैं, इश्यूज आते हैं, या कोई किसी तरह का अनएथिकल बिहेवियर क्रिएट करता है, तो उसके लिए हमारी पेनल्टीज, थ्रेट्स पहले से डिफाइन रहे, ताकि जो भी अनएथिकल एक्टिविटीज हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम हो सके। ये तो चलो डिसिप्लिनरी रिएक्शन हो गया। इसके साथ साथ कह रहे हैं कि हम खुद भी लोगों को इनिशियली स्टार्टिंग से जब वो ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करें तो उनको एथिकल ट्रेनिंग दें, उनको कंप्लायंसेस की ट्रेनिंग दें, उनको बिजनेस बेस की ट्रेनिंग दें, ताकि उनको पता रहे कि भाई हमारे लिए क्या फायदे हैं और हमारे लिए क्या फायदे नहीं है, और हम उसके हिसाब से चल रहे हैं या नहीं चल रहे। ठीक है, मतलब हम एक्सपेक्टेड बिहेवियर के हिसाब से चल रहे हैं या नहीं। ओके ओके गाइस, हो गया हमारा। अच्छा, एक ये छोटा सा टॉपिक है डिसीजन मेकिंग।
ये डिसीजन मेकिंग आप खुद पढ़ना, क्योंकि ये ऐसे तो बहुत ज्यादा नहीं आता, बट अगर मुझे नेक्स्ट उसमें टाइम मिला तो आई डू इट। ओके, अच्छा, मैनेजमेंट थ्योरी आपका बहुत ज्यादा तो नहीं है सिलेबस के हिसाब से, फिर भी मैं आपको छोटा छोटा बता देती हूँ। एक आ जाता है क्लासिकल थ्योरी। इसमें रहता है कि आपका जॉब कंटेंट के ऊपर ज्यादा फोकस रहता है, स्टैंडर्डाइजेशन रहे, काम बटा हुआ हो, और जो भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है उसके हिसाब से हमारा काम हो। ये हमारी क्लासिकल बेसिक थ्योरी जो काम 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 की बात करती थी। नियो क्लासिकल के अंदर थोड़ा सा क्या हुआ कि जॉब के अंदर हम क्या एग्जैक्टली करवा रहे हैं, रिसोर्सेज कितने लग रहे हैं, ये सारी चीजों पे भी फोकस होने लगा, एनवायरनमेंट पे भी फोकस होने लगा, रिलेशनशिप्स पे भी फोकस होने लगा। उसके बाद आपका एक ये आपकी न्यू क्लासिकल थ्योरी बोलती है। फिर एक आपका ये ब्यूरोक्रेटिक मॉडल जो थ्योरी बोलती है, वो बोलती है कि भाई जो भी हम काम करा रहे हैं उस सिस्टम के अंदर रूल्स रेगुलेशंस कैसे फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इसके ऊपर काम करना शुरू किया। तो आपकी हायरार्की कैसी है, अथॉरिटी कैसी है, और आपके यहाँ पे मैनेजमेंट कैसा है, इन सब चीजों पे फोकस होने लगा। मीन्स जो काम करवा रहे हैं, एनवायरमेंट जो दे रहे हैं, उसके हिसाब से रूल्स रेगुलेशंस कैसा हो रहा है, उसके हिसाब से काम का कंटेंट क्या आ रहा है, वो सारी चीजों पे फोकस होने लगा हमारा ब्यूरोक्रेटिक मॉडल के अंदर से। ठीक है, इसको इसके ऊपर ऐसे बहुत ज्यादा आपके सिलेबस में नहीं है, बट मैंने देखा कि क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्लासिकल बिहेवियर, क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट, कॉन्टिजेंसी स्कूल, ये 3-4 आपकी थ्योरीज हैं छोटी छोटी। इसको 2-2 लाइनें इसकी प्रिपेयर कर लेना, इसका में कंटेंट दिया हुआ है आपको, उस हिसाब से फिर हम प्लान आउट कर सकते हैं कि भाई अगर हमें इसको इन डिटेल और ज्यादा करना है या नहीं करना। मैं एक बार आपके ना क्वेश्चंस भी देख लूंगी एंड देन विल डिस्कस। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो एक पहले हम एज एन एक्टिविटी करेंगे। I want all of you to spend 15 minutes and try to explore and jot down the strategies or the challenges that you think one organization can face while running an hospital. किस तरह के challenges, किस तरह के issues हो सकते हैं हॉस्पिटल को रन करने के लिए। थिंक फ्रॉम फंक्शनल मैनेजमेंट, मतलब आप जो कि मैंने आपको मैनेजमेंट के अभी फंक्शंस पढ़ाए हैं और जो एथिक्स पढ़ाए हैं, रिसोर्सेज की बातें करी हैं, उसके हिसाब से क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, उन इश्यूज को हम ट्राई टू एक्सप्लोर मोर एंड मोर इश्यूज एंड जॉट डाउन एंड देन विल डिस्कस वन बाय वन। क्योंकि इसको कवर कर लेंगे तो हमारा एक बहुत बड़ा टॉपिक और बहुत बड़ा क्वेश्चन कवर हो जाएगा। ठीक है, सो आई विल गिव यू 15 मिनट्स टू थिंक एंड देन जॉट डाउन। आप अपने पेन पेपर लेके उसको पूरी तरह से लिखोगे और फिर उसको डिस्कस वन बाय वन। ठीक है, ओके गाइस, ओके मैम। chalo, so we'll catch up in 15 minutes and we'll see what you have done and then we can discuss one by one. Okay.
Guys, have you created some notes from your side? Or you need time? Guys, Ma'am, 5 minutes. 5 more minutes? Okay, no problem.
Guys, let me know when you all have completed. Completed, ma'am. You have completed, Tanvir. What about others? Yes, ma'am. Okay, Deepak, आपने किया? मैम ये इसके पॉइंट्स एक बार पढ़ रहा था मैम, ये थोड़ा क्लियर नहीं हो रहे थे मैम। और तुमने अपनी तरफ से कुछ तैयार किया? मतलब ठीक है, अभी जो क्लियर नहीं हुआ वो तो अभी हम डिस्कस तो हम करेंगे ही आगे ये टॉपिक, बट मैं ये चाह रही थी आप लोग अपनी तरफ से क्या तैयार, जैसे नैन्सी ने कुछ कर लिया, कुछ तनवीर ने, आपने अपनी तरफ से तैयार किया? नहीं मैम। नहीं? क्या फायदा हुआ है 15-20 मिनट इन्वेस्ट करने के? ओके अच्छा चलो एक काम करते हैं दीपक, देन यू टेक इट एज अ होमवर्क, हम नेक्स्ट क्लास में इसको एक बार डिस्कस करते हैं, देन आई विल एक्सप्लेन। ठीक है? Okay, ma'am. ठीक है, इज दैट ओके तनवीर, नैन्सी? Yes, ma'am. Okay, because you know I think some of you have left. Reason being ये करने को दिया तो probably उनको लग रहा होगा कि मैम पूछेंगी, but I'll shortly ask in the next class. ठीक है? Yes, ma'am. Okay Yes, then. ma'am. Meet in the next class, guys. Till then, you take care. Goodbye, ma'am. Ma'am. Bye bye.